नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे भारत में समलैंगिक विवाह, जेनेवा शिखर सम्मेलन और एकीकृत थिएटर कमांड पर। फिर हम चर्चा करेंगे अवैध एचटीबीटी कपास के बीज की बिक्री दुगनी होने और यूनाव 4 नौसैन्य अभ्यास पर। तत्पश्चात हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न देखेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसे आप सामाजिक न्याय से भी जोड़कर देख सकते हैं और साथ ही साथ जीएस पेपर 1 में भारतीय समाज से भी इसका जुड़ाव किया जा सकता है। यह केंद्रित है भारत में समलैंगिक विवाह पर। सबसे पहले इसके संदर्भ में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एलजीबीटी समुदाय क्या होता है। हाल के समय में इसको लेकर काफी जागरूकता बढ़ी है। सामान्य रूप से एलजीबीटी समुदाय को समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर समुदाय के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर आदि समुदाय से संबंधित लोगों को शामिल किया जाता है। यह समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर का एक शिथिल पारिभाषित समूह है जो एक सामान्य संस्कृति और सामाजिक आंदोलनों के द्वारा एकजुट है। पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में एलजीबीटी समुदाय के प्रति अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी है और इसी के तहत समलिंगी विवाह की वैधानिकता की भी मांग बढ़ी है। वर्तमान में कम से कम 29 देशों के द्वारा समलैंगिक विवाह को स्वीकृति प्रदान की गई है और भारत में भी इसे प्रदान किए जाने के संदर्भ में जागरूकता देखी जा रही है। पिछले ही महीने इससे संबंधित एक मामले को याचिका के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट में उठाया गया था। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इसके संदर्भ में अधिक उत्सुकता नहीं दिखाई गई है। सरकार का इस पूरे मामले को लेकर तर्क रहा कि कोविड-19 के चलते समलिंगी विवाह को अभी प्राथमिकता नहीं दिए जाने की आवश्यकता है, अपितु हम इस पर बाद में विचार कर सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार अनेक समलैंगिक जोड़े साथ रहते हैं और यदि उनमें से कोई एक भी कोविड-19 की चपेट में आ जाता है तो इससे उनके समक्ष जटिलताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि यदि उनके मध्य एक औपचारिक रूप से विवाह किया जाता तो विवाह के माध्यम से ही दोनों को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, कराधान, पेंशन संबंधी अधिकार प्राप्त हो सकते थे, किंतु भारत में इसको लेकर जागरूकता नहीं देखी गई है। केंद्र सरकार द्वारा इससे पहले भी समलैंगिक विवाह की मान्यता को लेकर विविध प्रकार के तर्क दिए गए हैं, जिसके तहत केंद्र का ये मानना है कि समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने के लिए हमें विवाह पर मौजूदा कानूनों में किसी न किसी प्रकार के बदलाव को करना होगा, जिसके विरोध में अभी वर्तमान में केंद्र सरकार है। साथ ही साथ केंद्र सरकार का यह भी मानना है कि यदि विवाह संबंधी कानूनों में किसी भी प्रकार का समलैंगिक संबंधी हस्तक्षेप किया जाएगा तो इससे देश में जो पर्सनल लॉज हैं उनके बीच विद्यमान नाजुक संतुलन का पूर्ण विनाश हो सकता है। केंद्र ने इसके अतिरिक्त समय समय पर इसके संदर्भ में अपने मान्यता को व्यक्त किया है। केंद्र के अनुसार साझेदार के रूप में एक साथ रहना और समान लिंग वाले व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखना भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा के अनुरूप तुलनीय नहीं है। भारतीय परिवार की अवधारणा में एक पति, एक पत्नी और बच्चे होते हैं, जो अनिवार्य रूप से एक जैविक पुरुष को पति, एक जैविक महिला को पत्नी और पैदा हुए बच्चों के रूप में इनको देखा जाता है। इसके संदर्भ में हमें यह समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 2018 में ऐतिहासिक फैसले के माध्यम से समलैंगिकता को निरपराध घोषित किया गया था, उसके तहत भी यह केंद्र का मानना था कि उसका संबंध किसी भी रूप में समलैंगिक विवाह को लेकर कोर्ट के वैधानिकरण से नहीं था, यानी उसका संबंध मात्र धारा 377 से था और यह किसी भी रूप में 2018 का फैसला समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने से संबंधित नहीं है।
केंद्र के द्वारा इस प्रकार का कदम इसलिए भी उठाया गया है क्योंकि समान लिंग वाले व्यक्तियों के विवाह के पंजीकरण के परिणाम स्वरूप मौजूदा व्यक्तिगत और साथ ही संहिताबद्ध कानून प्रावधानों का उल्लंघन देखा जाएगा, जिसके तहत प्रतिबंधित संबंध की शर्तों में बदलाव करना होगा, विवाह की शर्तों में बदलाव करना होगा और साथ ही साथ इसके तहत विविध प्रकार के औपचारिक और अनुष्ठान संबंधी आवश्यकताओं में भी बदलाव करना होगा। सरकार ने यह भी समय समय पर कहा है कि पति को जैविक पुरुष और पत्नी को जैविक महिला के रूप में मानने के अलावा कोई अन्य व्याख्या हमारे वैधानिक प्रावधानों को ही अव्यवहारिक बना सकती है। इस प्रकार से कानूनी आधार पर, विवाह की शर्तों के आधार पर और व्यवहारिकता के धरातल पर केंद्र द्वारा समय समय पर इसका विरोध किया जाता रहा है। इस पूरे मामले में हमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो समलैंगिकता को अपराध बनाए जाने वाला प्रावधान था। इसे भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1861 के काल में प्रस्तुत किया गया था और इसमें अप्राकृतिक अपराधों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार कोई भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति के आदेश या व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संभोग करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि धारा 377 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसले में 6 सितंबर 2018 को अपराध से मुक्त कर दिया गया और निजी तौर पर सहमति के आधार पर वयस्कों के बीच बनाए जाने वाले समलैंगिक संबंध को अनुमति दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार सहमति से वयस्क यौन संबंधों को अपराध अब से नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के समलैंगिक यौन अभिविन्यास स्वाभाविक होते हैं और लोगों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। हालांकि धारा 377 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी कि नाबालिगों के साथ यौन संबंध, गैर सहमति वाले यौन कृत्य और पाशविकता से संबंधित मामलों में धारा 377 पूर्व की भांति लागू रहेगी। यानी इसके तहत वयस्क के बीच समलैंगिक यौन संबंधों को अनुमति दी गई है, किंतु नाबालिग यौन संबंध, गैर सहमति वाली यौन कृत्य और पाशविकता से संबंधित मामलों में अभी भी धारा 377 लागू है। यदि हम समलैंगिक विवाहों के संदर्भ में वैश्विक परिदृश्य को देखें तो दुनिया में अनेक देशों के द्वारा न्यायिक निर्णयों और कार्यपालिका आदि के हस्तक्षेप के माध्यम से समलैंगिक विवाहों को स्वीकृति दी गई है। इसमें दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2005 में, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2007 में और इंग्लैंड और वेल्स में 2013 में इसके तहत अनुमति प्रदान की गई थी। अमेरिका में भी 2015 और उसके बाद से समलैंगिक विवाह को लेकर काफी सकारात्मकता देखी गई है। विशेष रूप से अमेरिका की अदालत का एक मामला इसमें काफी महत्वपूर्ण है, जिसे हम ओबर जेफेल बनाम हॉजेस मामले के रूप में जानते हैं, जो 26 जून 2015 को दिया गया था और इसके माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी समलिंगी विवाह को लेकर स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। हालांकि इसके बावजूद अनेक देशों में इसको लेकर जागरूकता नहीं है। भारत में अगर हम इसकी स्थिति को लेकर बात करें तो भारत में समलिंगी विवाह को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृति प्राप्त नहीं है। भारत में विवाह का अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 और मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन अधिनियम 1937 के माध्यम से किया जाता है, किंतु इन सभी विवाह कानूनों में समलिंगी विवाह को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हैं जिसे हमें जानना चाहिए, जैसे कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई ब्रांच के द्वारा 2019 में एक निर्णय दिया गया। अरुण कुमार और श्रीजा बनाम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन और अन्य वाद, इसके माध्यम से एक हिंदू पुरुष के द्वारा हिंदू ट्रांस महिला अथवा इंटरसेक्स हिंदू महिला के मध्य होने वाले विवाह को वैधानिकता दे दी गई और इसी के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को विस्तारित किया
गया। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले शफी जहां बनाम अशोकन के.एम. व अन्य वाद में भी यह निर्धारित किया गया कि विवाह करने का अधिकार संवैधानिक रूप से गारंटी प्राप्त स्वतंत्रता का अधिकार है और इस संबंध में यह निजता के अंतरंग कोर जोन से संबंधित है, जिसमें विवाह के लिए साथी अथवा पार्टनर को निर्धारित करने का अधिकार व्यक्तिगत निर्णय के तहत आता है और इसके संदर्भ में निर्धारण करने के लिए समाज का किसी भी रूप में योगदान नहीं देखा जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2018 और 2019 के इन दोनों मामलों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो ये देखा जा सकता है कि किस प्रकार से दोनों ही केस निजता से संबंधित हैं, जो आगे चलकर समलिंगी विवाह को भी लागू कर सकते हैं। और ऐसा किए जाने की स्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 को भी हम पूर्ण रूप से लागू कर पाएंगे और केंद्र सरकार द्वारा भी इसके संदर्भ में पहल किए जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि समय समय पर भारत में हिंदू विवाह अधिनियम आदि के संदर्भ में कुछ अन्य विस्तार भी देखे जाते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन के दौरान आत्मसम्मान आंदोलन देखा गया और आत्मसम्मान आंदोलन के तहत इससे संबंधित एक विशिष्ट प्रकार की विवाह पद्धति का भी विकास हुआ, जिसमें बिना पुजारी और धार्मिक प्रतीकों के विवाह को स्वीकृति प्रदान की जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम में इसे मान्यता दी गई है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि इसी प्रकार से हम LGBT कम्युनिटी के आधार पर उनको भी विवाह संबंधी अधिकार दिए जाने की पहल कर सकते हैं और ये भारत को भी एक उदारवादी लोकतंत्र के रूप में स्थापित किए जाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहल होगी। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में IR से है। यह केंद्रित है जिनेवा शिखर सम्मेलन से। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जिनेवा में एक शिखर बैठक आयोजित हुई, जिसे अमेरिकी नेता द्वारा दो महान शक्तियों की बैठक कहा गया। इस बैठक में दोनों ही देश अपने राजदूतों को उनके पदों पर वापस करने पर सहमत हुए और साथ ही साथ हथियार नियंत्रण उपायों के संदर्भ में शर्तों को तय किए जाने के लिए दोनों देशों के द्वारा रणनीतिक स्थिरता वार्तालाप को भी प्रारंभ की जाने की पहल की गई। हाल के वर्षों में अमेरिका और रूस दोनों के मध्य अनेक मामलों को लेकर तनाव देखा जा रहा है, जिसके तहत अमेरिका के द्वारा रूस पर यह आरोप लगाया गया कि उसने अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करे हैं। साथ ही साथ अमेरिका द्वारा रूस पर साइबर हमलों का भी दोष लगाया जाता रहा है। इसके बदले में रूस द्वारा अमेरिका पर एक हस्तक्षेपवादी विदेश नीति अपनाने का आरोप लगाया जाता रहा है और 2021 में भी इस प्रकार के तनाव को देखा गया, जब नवीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति पुतिन को हत्यारा तक कह दिया गया और इसके विरोध में दोनों ही देशों ने अपने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया, जिससे दोनों के मध्य कूटनीतिक संबंध लगभग टूट से गए थे। रूस द्वारा हाल के वर्षों में जो अनेक निर्णय लिए गए हैं वह भी समय समय पर अमेरिका के असंतोष का कारण है, जैसे कि 2008 के जॉर्जिया युद्ध के माध्यम से अमेरिका द्वारा रूस को आक्रमणकारी घोषित किया गया और रूस के द्वारा 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर जब अधिग्रहण कर लिया गया तो उसके बाद भी दोनों के संबंध काफी बिगड़े। इसके तहत रूस को G8 देशों के संगठन से बाहर निकाल दिया गया और रूस पर विभिन्न प्रतिबंधों की श्रृंखलाओं को भी लगाया गया। इसके जवाब में रूस भी अमेरिका पर यह आरोप लगाता रहा है कि अमेरिका नाटो आदि के माध्यम से, विशेष रूप से पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में विस्तार के माध्यम से रूस पर दबाव बढ़ा रहा है। हालांकि वर्तमान में जिनेवा में जो दोनों देशों के बीच बैठक देखी गई है, उससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों देशों के बीच के संबंध सकारात्मक होंगे और दोनों ही देशों के द्वारा इसके संदर्भ में जिस प्रकार की व्यवहारिकता प्रैग्मेटिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है, वह संबंधों को सुधारने की दिशा में काफी सकारात्मक हो सकता है। वर्तमान में अमेरिका के द्वारा रूस की तुलना में चीन पर भी अधिक बल दिया जाता रहा है और उसी के अनुसार उसने अपनी रणनीति को भी बनाया है।
जैसे कि जो बाइडेन के द्वारा सत्ता में आने के बाद विभिन्न कदमों के माध्यम से अमेरिका की चीनी निर्भरता को कम करने का प्रयास किया गया है, चाहे वे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर अमेरिकी आत्मनिर्भरता का प्रश्न हो या फिर अर्धचालकों को लेकर आत्मनिर्भरता का प्रश्न हो, जिसके संदर्भ में अमेरिका द्वारा अभी हाल में ही $250 बिलियन का तकनीक और विनिर्माण बिल पारित किया गया है। साथ ही साथ अमेरिका अब यह भी कोशिश कर रहा है कि वह अपनी शक्ति को अलग अलग क्षेत्रों में लगाने की बजाय एक साथ इकट्ठा करके रखे, और इसी के चलते अमेरिका के द्वारा सऊदी अरब को यमन के संदर्भ में युद्ध में दिए जाने वाले समर्थन को वापस ले लिया गया है। और साथ ही साथ अमेरिका 11 सितंबर 2021 तक सभी अमेरिकी सेनाओं को भी अफगानिस्तान से वापस बुलाने वाला है। अमेरिका के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने के लिए क्वाड को भी आगे बढ़ाया गया है, जिसके माध्यम से अमेरिका भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। साथ ही साथ क्वाड देशों के द्वारा चीन की शक्ति से निपटने के लिए कोरोना वैक्सीन के उत्पादन को भी बढ़ाया गया है, और हाल की G7 बैठक में भी चीन को ही टारगेट किया गया है। इसके तहत G7 की बैठक में चीन के द्वारा उसके शिंगजियांग प्रांत में उइगुरों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसको लेकर चीन की आलोचना की गई, और साथ ही साथ उसके द्वारा हांगकांग और ताइवान में जिस प्रकार से हस्तक्षेप किए जा रहे हैं उसको लेकर भी चीन की आलोचना की गई है। अमेरिका के द्वारा नाटो और यूरोपियन यूनियन के माध्यम से भी चीन को ही केंद्रित करके कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत हाल ही में अमेरिका के द्वारा यूरोपियन यूनियन से जो समझौते किए गए हैं वह भी विविध प्रकार से तकनीक विनियमन, औद्योगिक विकास और व्यापार से संबंधित हैं, जो सीधे सीधे चीन को टारगेट करते हैं। इन्हीं सब कारणों के चलते अब विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका अब चीन के उत्थान की पृष्ठभूमि में चीन को टारगेट करते हुए उसको प्रतिसंतुलित करने के संदर्भ में अधिक कार्य कर रहा है, और अब वह चीन की तुलना में रूस से कूटनीतिक आधार पर निपटना चाहता है, वह उससे प्रत्यक्ष संघर्ष में उलझना नहीं चाहता। यही कारण है कि अब अमेरिका और रूस के मध्य कूटनीतिक आधार पर संबंधों की बहाली देखी जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। यह केंद्रित है एकीकृत थिएटर कमांड से। हाल ही में भारत में एकीकृत थिएटर कमांड के निर्माण को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इस समिति में भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों के प्रतिनिधियों के साथ ही रक्षा और गृह मंत्रालय आदि के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना है। भारत में एकीकृत थिएटर कमांड की महत्ता काफी लंबे समय से महसूस की जा रही है, जिसे अब पूरा किए जाने के संदर्भ में उच्च स्तरीय प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। जब हम बात करते हैं भारतीय सशस्त्र बलों की, तो भारतीय सशस्त्र बलों में एक तरफ तो हम थल सेना को देखते हैं, दूसरी तरफ वायुसेना को देखते हैं, और तीसरी तरफ हम नौसेना को देखते हैं। यह तीनों ही थल सेना, वायुसेना और नौसेना अलग अलग क्षेत्रों में अपने कमांड एरिया के माध्यम से कार्य करती हैं, जिनको लेकर वर्तमान में 17 कमांड हैं। इसमें थल सेना और वायुसेना की 7-7 कमांड हैं और नौसेना की 3 कमांड हैं। साथ ही साथ अंडमान और निकोबार द्वीप क्षेत्र में एक संयुक्त कमांड यानी जॉइंट कमांड भी है, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में स्थित भारतीय सशस्त्र बलों की पहली त्रिसेवा यानी ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड है। इसे 2001 में द्वीपों में सैन्य संपत्तियों की तेजी से तैनाती को बढ़ाकर दक्षिण पूर्व एशिया और मलक्का जलडमरू मध्य में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसके अलावा भारत में एक अन्य त्रिसेवा कमांड भी है, जिसे हम सामरिक बल कमांड यानी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के नाम से जानते हैं, जो देश की परमाणु संपत्ति के वितरण और परिचालन नियंत्रण की देखभाल करती है। हालांकि इसके बावजूद थल सेना, वायुसेना और नौसेना के तीनों क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए एक एकीकृत थिएटर कमांड की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि इन तीनों को आपस में जोड़कर हम एक एकीकृत थिएटर कमांड के माध्यम से तीनों ही भौगोलिक क्षेत्रों यानी वायु, जल और भूमि के लिए
एक कमांडर के अधीन एक एकीकृत क्षेत्र की परिकल्पना कर सकें जो भारत के विविध सामरिक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं से संबंधित हो। यानी जब हम बात करते हैं एकीकृत थिएटर कमांड की, तो इसमें हम देखेंगे थल सेना को, हम इसमें देखेंगे वायुसेना को और हम इसमें देखेंगे नौसेना को, और तीनों एकीकृत रूप में आने वाले किसी भी खतरे का समान रूप से सामना करेंगी। इस प्रकार का जो बल होगा उसमें एक कमांडर के अधीन थल सेना, वायुसेना और नौसेना से संबंधित संसाधनों को रखा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार के खतरे की स्थिति में इन सभी संसाधनों को प्रभावकारिता के साथ एकत्रित किया जा सके। साथ ही साथ एकीकृत थिएटर कमांडर व्यक्तिगत सेवाओं के प्रति जवाबदेह नहीं होगा और वह एकीकृत आधार पर कार्य करेगा। इन तीनों सेनाओं के संदर्भ में यदि एक एकीकृत थिएटर कमांडर बना दिया जाता है तो इससे तीनों सेनाओं के एकीकरण और एकता से संसाधनों के दोहराव से भी बचा जा सकेगा और प्रत्येक सेवा के तहत उपलब्ध संसाधन अन्य सेवाओं के लिए भी समान रूप से उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ यदि तीनों सेनाएं आपस में जुड़कर कार्य करेंगी तो इस प्रकार की एकजुटता से मजबूती मिलेगी और सेनाएं एक दूसरे को भी बेहतर तरीके से जान पाने में सक्षम होंगी। उल्लेखनीय है कि शेतकर कमेटी ने 3 एकीकृत थिएटर कमान बनाने की सिफारिश की है। इसमें उत्तरी चीन सीमा के लिए, पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के लिए और दक्षिणी समुद्री भूमिका के लिए बनाई जानी प्रस्तावित है, जो आगे चलकर भारतीय सेनाओं की कार्यशीलता को काफी हद तक बढ़ा पाने में सक्षम होगी। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। मुख्य रूप से यह केंद्रित है अवैध एचटीबीटी कपास के बीज की बिक्री दुगनी होने से। जब हम बात करते हैं बीटी कपास की तो यह देश में एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल है जिसकी खेती की अनुमति दी गई है। यह अमेरिकी दिग्गज कंपनी बेयर मोंसेंटो के द्वारा विकसित की गई है। इस प्रकार की आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल में 2 महत्वपूर्ण जीनों का समावेशन किया गया है, जिसमें क्राई 1AB जीन और क्राई 2BC जीन महत्वपूर्ण है, जिसे मिट्टी के जीवाणु बेसिलस थुरिनजिनेसिस से लेकर कपास के बीज में डाला गया है। यानी इसके माध्यम से कपास के बीज को आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है और इसको विविध प्रकार से प्रतिरोधी बनाए जाने के दृष्टिकोण से इसमें मिट्टी के जीवाणु को डाल दिया गया है, जिसके चलते आनुवांशिक रूप से किया गया यह संशोधन कपास के पौधे को पिंक बॉलवॉर्म यानी गुलाबी सुंडी के लिए एक प्रकार से प्रतिरोधी बना देता है। उल्लेखनीय है कि संकर बीज को 2002 में मंजूरी दी गई थी। इसको मंजूरी दिए जाने की दिशा में भारत में पर्यावरण मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधों की सुरक्षा का आकलन करने के बाद यह तय करती है कि उनकी खेती को अनुमति दी जानी चाहिए अथवा नहीं। GEAC में विविध प्रकार के विशेषज्ञ और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और वह किसी भी फसल को खेती के लिए अनुमति देने से पहले उसके निर्णय को पर्यावरण मंत्री के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। भारत में बीटी कपास के अलावा GEAC ने 2 अन्य आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल यानी बीटी बैंगन और बीटी सरसों को भी मंजूरी दी है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसे पर्यावरण मंत्री की सहमति नहीं मिली है। यानी भारत में केवल बीटी कपास ही उगाई जा सकती है। हालांकि वर्तमान में यह देखने में आ रहा है कि महाराष्ट्र आदि के किसानों के द्वारा बीटी कपास की एक अन्य प्रकार की संशोधित फसल जिसका नाम है HTBT उसे उगाया जा रहा है। यह एक प्रकार से बीटी कपास की शाकनाशी प्रतिरोधी किस्म है जिसे मोंसेटो कंपनी के द्वारा ही विकसित किया गया है। इस किस्म HTBC में एक अन्य मिट्टी के जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम टूमफेशियंस के एक अन्य जीन यानी उसका नाम है CP4
EPSPS को शामिल किया गया है और इसके माध्यम से यह शाकनाशी हो जाती है। किसानों का यह दावा है कि HTBT की जो किस्म है वह ग्लाइफोसेट के स्प्रे का सामना कर सकती है। उल्लेखनीय है कि ग्लाइफोसेट एक शाकनाशी रसायन है जो पौधों से खरपतवारों यानी बीट्स को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार से यह किसानों को जो उनके पौधों से खरपतवार हटाने में आने वाली लागत है उसको बचाने में काफी मदद करता है। हालांकि सामान्य जो किसान हैं जो कपास उगाते हैं वह कपास पर ग्लाइफोसेट का छिड़काव नहीं कर पाते क्योंकि यह रसायन फसल और खरपतवार के बीच अंतर नहीं करता है। लेकिन किसानों का यह दावा है कि जो नवीन शाकनाशी प्रतिरोधी HTBT है वह कपास ग्लाइफोसेट से अप्रभावित रहती है और इस रूप में इस पर शाकनाशी रसायन ग्लाइफोसेट का छिड़काव करके किसान अपनी लागत बचा पाने में सक्षम है। लेकिन चूंकि इसको GEAC द्वारा अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है, इसी के चलते यह काफी चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का कहना है कि पौधों में जो आनुवांशिक प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं वो उसे उपभोग के लिए असुरक्षित बना सकते हैं, मानव या पशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं या फिर मिट्टी और पड़ोसी फसलों में भी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसी के चलते आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को लागू किए जाने से पहले परीक्षण और फील्ड परीक्षणों की एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन किया जाता है। किंतु जीएम प्रौद्योगिकी के आलोचकों का यह भी तर्क है कि इसमें जो जीन डाले जाते हैं उसके लक्षण कई बार कई पीढ़ियों के बाद खुद को व्यक्त करना शुरू करते हैं और इस प्रकार से कोई भी उनकी सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकता है। यही कारण है कि कानूनी तौर पर गैर अनुमोदित जीएम बीजों की बिक्री और भंडारण आदि को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1979 के नियमों के तहत एक दंडनीय अपराध बनाया गया है। साथ ही साथ यदि इस प्रकार के बीजों की बिक्री की जाती है तो इसके संदर्भ में 1966 के बीज अधिनियम और 1957 के कपास अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की जा सकती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। हालांकि इस प्रकार के कानूनों के बावजूद आंकड़े ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में पिछले साल की तुलना में इस साल HTBT बीजों के पैकेटों की बिक्री 30 लाख से बढ़कर 75 लाख तक चली गई है, जो काफी चिंता का विषय है। इन सभी मामलों के बीच में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को इसका विनियमन किए जाने के संदर्भ में निर्णय लिए जाने की सलाह दी गई है ताकि गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना आदि क्षेत्र में इसको लेकर कार्यवाही की जा सके। जिस प्रकार से गैर अनुमोदित BT कपास का प्रयोग बढ़ रहा है वह भविष्य में काफी समस्याओं को पैदा कर सकता है, जिसके संदर्भ में कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध GS पेपर 2 में IR से है। यह केंद्रित है यूनाव 4 नौसैन्य अभ्यास से। हाल ही में पहला भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसेना का अभ्यास यूनाव 4 अदन की खाड़ी में प्रारंभ किया गया है। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज त्रिकंद के द्वारा भाग लिया जा रहा है, जो एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए तैनात मिशन है। 18 और 19 जून 2021 को इसमें 4 नौसेनाओं के कुल 5 युद्धपोत अभ्यास में भाग लेंगे, जिसमें भारतीय नौसेना के जहाज त्रिकंद के अलावा इतालवी नौसेना का जहाज ITS काराबिनेरे, स्पेनिश नौसेना जहाज ESPS नवर्ना और फ्रांसीसी नौसेना के जहाज टोनरने और सुरकॉफ आदि शामिल हैं। इनके द्वारा 2 दिवसीय नौसैन्य अभ्यास के तहत विविध प्रकार के अभ्यास किए जाएंगे, जिसमें वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी अभ्यास, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन, सामरिक युद्ध अभ्यास, बोर्डिंग संचालन और अन्य प्रकार के समुद्री सुरक्षा अभ्यास आदि किए जाएंगे। इसके माध्यम से यह उम्मीद की जा रही है कि इससे समुद्र की स्वतंत्रता और एक खुली, समावेशी और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में मदद
मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। यह केंद्रित है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के मूल्यांकन को लेकर सरकार द्वारा तैयार किए गए नवीन फॉर्मूले से। हाल ही में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाए, यह काफी वाद विवाद का विषय रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया और इसी की पृष्ठभूमि में अब सीबीएसई एक नवीन फॉर्मूला के साथ सामने आई है। इसके माध्यम से सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के द्वारा कक्षा 12 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन उनके द्वारा कक्षा 10, 11 और 12 में प्राप्त किए गए थ्योरी, इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर किया जाएगा। और इसमें जो अनुपात रखा गया है थ्योरी, आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल का, वह है 30:30:40। और इसके माध्यम से यह उम्मीद की जा रही है कि कक्षा 12 के बच्चों का जो मूल्यांकन है वह पारदर्शी तरीके से कर पाने में सक्षम होंगे। यह भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे के काल में राज्य के जो बोर्ड्स हैं वह भी कक्षा 12 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किए जाने के संदर्भ में कुछ इसी प्रकार के फॉर्मूले के साथ सामने आएंगे। हालांकि इस मूल्यांकन के संदर्भ में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि कोरोना वायरस की पृष्ठभूमि हम पिछले साल से देख रहे हैं। इसके चलते विद्यार्थियों की कक्षा 11 की पढ़ाई भी बाधित हुई थी, जिससे उनके कक्षा 11 में अंक कम हो गए हैं। इसका प्रभाव कक्षा 12 के अंकों पर भी पड़ सकता है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के अंक भी पारदर्शी नहीं होते हैं, जिससे अनेक बार समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अनेक विद्यार्थियों के प्रभावशाली माता पिता भी इसके संदर्भ में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिसके निवारण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत के लिए समान लिंग वाले जोड़ों के विवाह अधिकारों को मान्यता देना अनिवार्य है। कथन का विश्लेषण करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, अमेरिका और रूस को अपने संबंधों को व्यवहारिक स्तर पर पुनः निर्धारित रीसेट करना चाहिए और तनाव कम करना चाहिए। हाल ही में दोनों राष्ट्रपतियों के बीच आयोजित जेनेवा शिखर सम्मेलन के संदर्भ में चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत में एलजीबीटी का सामान्य परिचय देंगे और मुख्य भाग में आप समलैंगिक विवाह की वैश्विक स्थिति और भारत में इसकी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। इसके संदर्भ में आप न्यायिक निर्णयों की पृष्ठभूमि में कुछ सुझाव भी देंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप जेनेवा शिखर सम्मेलन का सामान्य परिचय देंगे और अमेरिका और रूस के मध्य विद्यमान तनावों के कुछ उदाहरण देंगे। फिर आप दोनों देशों के बीच संबंधों में आए कुछ हालिया बदलावों को रेखांकित करेंगे, जैसे कि अमेरिका का चीन को लेकर दृष्टिकोण आदि, और संबंधों को सुधारने की दिशा में कुछ सुझाव भी देंगे। उत्तर के अंत में आप निष्कर्ष के रूप में उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।